हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ AJ यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ग्रामर का सुंदर टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ इट। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया था देर का प्रयोग। आज हम आपको इट का प्रयोग पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये इट का प्रयोग है यह एक्चुअली ग्रामर का श्रृंगार है। बिना इसके हम ग्रामर की सुंदरता को नहीं देख सकते, ना ही उसे महसूस कर सकते हैं। बहुत ही छोटा शब्द है इट, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसके प्रयोग कब कब और कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपका जो नंबर 1 पॉइंट है जहाँ इट का प्रयोग होता है वो होता है मौसम के लिए। मौसम के लिए इतना लिखना ही काफ़ी है। इतने से आप समझ जाएंगे कि इट का प्रयोग वहाँ होता है जिन वाक्यों में मौसम का बोध पाया जाता है। और आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दें हम कि इट के साथ वर्तमान काल में इज लगता है। इज लगता है प्रेजेंट में और वाज लगता है पास्ट में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इट लगता है प्रेजेंट में और वाज लगता है पास्ट में। ये थोड़ा सा तिरछा हो रहा है। इट इज लगता है प्रेजेंट में और वाज लगता है पास्ट में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जिन वाक्यों में मौसम का बोध होता है वहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। तो बच्चों, इसका अनुवाद हम ऐसे नहीं लिख सकते कि टुडे इज वेरी हॉट, बल्कि इस वाक्य में इट का प्रयोग होने के नाते हमें लिखना पड़ेगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा, पहले इट लिखेंगे हम। इसका अनुवाद कुछ तरह से इट और हाई की अंग्रेजी हो जाएगा इज, और बहुत गर्मी का वेरी हॉट, इट इज़ वेरी हॉट, और अंत में हो जाएगा टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यह आपका अनुवाद हो जाएगा। आज बहुत गर्मी है, इसका अनुवाद हुआ इट इज़ वेरी हॉट टुडे। नेक्स्ट वाक्य देखें। कल ठंडी नहीं थी। तो चूंकि यह वाक्य पास्ट में लिखा गया है, यहाँ था का प्रयोग हो गया है, हम ऐसी अवस्था में पास्ट के नाते वाज का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा इट वाज नॉट। ठंडी का हो जाएगा कोल्ड, इट वाज नॉट कोल्ड यस्टरडे। इट वाज नॉट कोल्ड यस्टरडे। यानी आपके समझ में आ गया होगा कि जिन वाक्यों में मौसम का बोध होता है वहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। इट के साथ इज या वाज का प्रयोग होता है। यदि वाक्य आपका फ्यूचर टेंस है तो बच्चों वहाँ विल बी का प्रयोग भी कभी कभी कर दिया जाता है। विल बी का भी प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। तो प्रेजेंट में इज, पास्ट में वाज। ध्यान रहे, इट के साथ कभी एम नहीं लगेगा, इट के साथ कभी आर भी आपको नहीं लगाना है। तो कल ठंडी नहीं थी, इट वाज नॉट कोल्ड यस्टरडे। अगला वाक्य देखते हैं। आज बरसात हो रही है। आज बरसात हो रही है। आज बरसात हो रही है, इस वाक्य में आप अगर देखेंगे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी नज़र आ रहा है। रहा है, रही है, यहाँ बरसने का काम हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी है। तो ऐसी अवस्था में आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी बनाना पड़ेगा। तो इट लिखेंगे सहायक क्रिया इज लिख करके, और रेन में आईएनजी बढ़ा देना होगा। तो यह वाक्य आपका हो जाएगा इट इज रेनिंग, और आज की अंग्रेजी हो जाएगा टुडे। तो हमें लगता है यह टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जिन वाक्यों में मौसम संबंधी कोई बात बताई जाती है वहाँ आपको इट का प्रयोग करना है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दिनों एवं महीनों के लिए
दिनों एवं महीनों के लिए इट का जो दूसरा प्रयोग है बच्चों, जिन वाक्यों में दिनों का बोध हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे से लेकर के सैटरडे तक, जिन वाक्यों में जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक बोध हो, ऐसे वाक्यों में भी हम इट का प्रयोग करेंगे। तो जिन वाक्यों में दिनों एवं महीनों का जिक्र पाया जाता है वहाँ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इस वाक्य को देखें, आज रविवार है। आज रविवार है, हमें इसका अनुवाद अगर करना है तो हमको इट का प्रयोग करना होगा। तो आपको इट लगाना है की अंग्रेजी इज हो जाएगा, और रविवार का संडे हो जाएगा, इट इज संडे, और लास्ट में टुडे। यानी बच्चों अगर आप लिखते हैं टुडे इज संडे तो योर सेंटेंस मे बी रॉन्ग, मे बी नहीं, क्लियरली रॉन्ग, आपका सेंटेंस सही नहीं होगा। आपको ये लिखना होगा इट इज संडे टुडे। अगला वाक्य देख लीजिए, कल शुक्रवार नहीं था। कल शुक्रवार नहीं था, इसमें था का प्रयोग है, पास्ट है, तो आपको लगाना पड़ेगा इट वाज नॉट, और शुक्रवार की अंग्रेजी आप जानते हैं फ्राइडे होता है। ध्यान ही देना बच्चों, जब भी दिनों का नाम या महीनों का नाम आप लिखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ये ध्यान रहे। इट वाज नॉट फ्राइडे ईस्टरडे, इट वाज नॉट फ्राइडे ईस्टरडे। अगला देखें, क्या आज छुट्टी है? क्या आज छुट्टी है? तो छुट्टी भी तो कोई दिन होगा, तो ऐसी अवस्था में भी हम इट का प्रयोग करेंगे। चूंकि क्या पहले है, इस वाक्य में ध्यान दीजिए, क्या पहले है तो हमें है की अंग्रेजी इज पहले कर देना है, और तब इट लिखेंगे। इज इट छुट्टी का हो जाएगा हॉलीडे, और आज का अंग्रेजी हो जाएगा टुडे, प्रश्न चिन्ह। इज इट हॉलीडे टुडे, क्या आज छुट्टी है, इसका आपका पूरा अनुवाद हो गया इज इट हॉलीडे टुडे। कुछ महीनों का जिक्र कर लेते हैं। पिछला महीना सितंबर था। पिछला महीना सितंबर था, तो आप लिखेंगे इट वाज सितंबर, SEPTEMBER, इट वाज सितंबर लास्ट मंथ। इट वाज सितंबर लास्ट मंथ, पिछला महीना सितंबर था तो हो गया इट वाज सितंबर लास्ट मंथ। अगला वाक्य देख लीजिए, अगला महीना दिसंबर होगा। अगला महीना दिसंबर होगा बच्चों, हमने अभी आपको बताया था कि अगर फ्यूचर टेंस आ जाता है तो विल बी का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो ऐसी अवस्था में हम इट लिख करके लिखेंगे विल बी, इट विल बी सितंबर नहीं, दिसंबर, DECEMBER, इट विल बी दिसंबर नेक्स्ट मंथ। तो दो पॉइंट आप समझ गए कि जिन वाक्यों में मौसम का बोध हो वहाँ इट का प्रयोग, जिन वाक्यों में दिनों एवं महीनों के नाम का जिक्र हो, किसी त्यौहार के नाम का जिक्र हो, वहाँ भी आपको इट का प्रयोग करना होता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे तीसरा पॉइंट, समय के लिए। समय के लिए जिन वाक्यों में समय का बोध होता है वहाँ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। अब समय के प्रयोग के लिए बच्चों हम कुछ आपको स्पेशल शब्द बताना चाहेंगे, इनको आप नोट कर लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। देखिए कभी कभी होता क्या है, समय पूरा ना हो करके कुछ कम होता है, कुछ ज़्यादा होता है। जैसे कहा जाए 7:15 बजा है, 7:30 बजा है, 7:45 बजा है, या 8 बजने में 2 मिनट कम है, 10 बजकर 4 मिनट हो रहे हैं।
तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ये तिरछा हो रहा है। देखिए, अगर आपके वाक्य में सवा लिखा है, सवा, तो सवा के लिए लिखेंगे क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट, सवा के लिए क्या लिखेंगे? क्वार्टर पास्ट। अगर साढ़े लिखा हुआ है, साढ़े लिखा है, तो आप लिखेंगे हाफ पास्ट। उसी तरह से अगर पौने लिखा है, पौने लिखा है, तो लिखते हैं क्वार्टर टू। क्वार्टर टू, क्वार्टर टू लिखा हुआ है। ये तो हो गया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मिनट कम या कुछ मिनट ज़्यादा होता है, कुछ मिनट कम या कुछ मिनट ज़्यादा होता है, तो उसके भी लिए देख लें। मान लीजिए कुछ मिनट कम, कुछ मिनट कम है, तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे उतना मिनट, MUNITES मिनट्स प्लस 2। कुछ मिनट कम है, मान लो 10 मिनट कम है, तो लिखेंगे 10 मिनट्स टू। जितने में कम होगा उतना आगे घंटा लिख देंगे। अगर कुछ मिनट अधिक है, कुछ मिनट अधिक, कुछ मिनट अधिक होने पर मिनट्स प्लस पास्ट। जैसे मान लीजिए 10:06 हो रहे हैं, तो आप लिखेंगे 10 मिनट्स पास्ट, 6 मिनट्स पास्ट 10 o'clock हो जाएगा। यानी जितना मिनट होगा इधर हो जाएगा और पास्ट के बाद घंटा हो जाएगा, जितना बज रहा है। आप इसको एग्जाम्पल से समझें। इस चीज़ को आप लोग याद करना होगा। ये इतना और यह चीज़ इतना, इतना अगर आप याद कर लेंगे तो आपको समय संबंधी सेंटेंस बनाने में कोई असुविधा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर लिखा हुआ है 6:15 बजा है, 6:15 बजा है, तो 6:15 बजा है। आपने देखा सवा के अंग्रेजी क्वार्टर पास्ट होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज, सवा का अंग्रेजी क्वार्टर होता है, तो इट इज क्वार्टर पास्ट। अब जितना बजा है उतना लिख करके 6 o'clock, ये आपका आंसर हो गया। 6:15 बजा है, इसके अंग्रेजी हो जाएगा इट इज़ क्वार्टर पास्ट 6 o'clock। मान लीजिए सवा ना होता, सीधा होता 6 बजा है, तो हम लिखते इट इज़ 6 o'clock, हम क्वार्टर पास्ट नहीं लगाते। अगर सवा है तो आपको क्वार्टर पास्ट लगाना ही होगा। अगला एग्जाम्पल देखें। 10:30 बजा था, 10:30 बजा था, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा इट वाज, साढ़े का हाफ पास्ट, इट वाज हाफ पास्ट, और 10 का हो जाएगा 10 o'clock, 10 o'clock। इट वाज हाफ पास्ट 10 o'clock। आप लोग समझ रहे होंगे। आइए अगला भाग देखते हैं। पौने को एक ले लेते हैं। 4:45 बजा है, तो पौने के लिए आपको लिखा गया था क्वार्टर टू, तो आपको लिखना होगा इट इज क्वार्टर टू 5 o'clock, इट इज़ क्वार्टर टू 5 o'clock। ये तो हो गया 4:45। अब समस्या आती है जब कुछ मिनट कम या कुछ मिनट ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ बच्चे काफ़ी उलझते हैं, लेकिन आपको उलझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे लिखा हुआ है 7 बजकर 10 हुए हैं, 7:10 हुए हैं। इसमें न सवा है, न साढ़े है, न पौने है, बल्कि 10 मिनट ज़्यादा है। तो आपको ये फार्मूला लगाना होगा, आपको लिखना होगा इट इज
अब जितना मिनट पहले है, जितना मिनट कम या ज़्यादा है उतना लिख लीजिए। तो इट इज़ 10 मिनट्स, इट इज़ 10 मिनट्स। अब कम है या ज़्यादा, 7:10 हुए हैं, यानी 10 मिनट ज़्यादा हो गया है। तो ज़्यादा के लिए आप लगाएंगे पास्ट, इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट। अब जितना बज रहा है 7 o'clock, 7 o'clock, इट इज़ 10 मिनट्स पास्ट 7 o'clock। अगला देख लीजिए, 5 बजने में 16 मिनट कम है। 5 बजने में 16 मिनट कम है, तो यहाँ कम है, कम के लिए 2 लगाया जाता है। तो आपको लिखना पड़ेगा इट इज़ 16 मिनट्स, इट इज़ 16 मिनट्स टू 5 o'clock, 5 o'clock, CLOC के। इट इज़ 16 मिनट्स टू 5 o'clock। तो हमें लगता है आप अब ऐसे वाक्यों को बना लेंगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक मेरा आइडिया है। अब ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्यों को अगर शॉर्टकट में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। मान लीजिए आपको 7:30 लिखना है, तो आपको सिर्फ लिखना होगा 7:30। 7:30 का मतलब क्या होगा, 7:30 होगा। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 7:45, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 7:45 का मतलब होगा 7:45 माने 7:45, 8 माने 8, अर्थात 7:45 बजा है। अब देख लीजिए, अगर लिखा है 2:05, इसका मतलब क्या होगा, 2 मतलब मिनट, पास्ट माने ज़्यादा, 5 मतलब 5 बजकर, यानी 5 बजकर ज़्यादा है 2 मिनट, अर्थात पूरा हो जाएगा 5:02 हो रहे हैं। अगर लिखा हुआ है 2:22, इसका मतलब क्या होगा, 2 माने 2 मिनट, 2 के पहले वाला यानी पहले जो संख्या लिखी होगी वो मिनट होगा, और बाद वाली जो संख्या होगी वो घंटा होगा। तो 2 मतलब 2 मिनट, 2 माने कम, 2 मिनट कम है 2 बजने में, अर्थात पूरा हो जाएगा 2 बजने में 2 मिनट कम है। आइए चलते हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है वाक्य में कर्ता सुलभ ना होने पर, वाक्य में कर्ता सुलभ ना होने पर। कभी कभी कुछ ऐसे वाक्य लिखे होते हैं जहाँ कर्ता दिखाई नहीं देता है या कर्ता यूँ कहिए होता ही नहीं है, तो ऐसी अवस्था में हम इट का प्रयोग करते हैं। इट के अलावा भी ऐसे वाक्यों को 2 और तरीके से बनाया जा सकता है, और वो तरीके होंगे आपको बताया जाएगा, जिरंड और इन्फिनेटिव। ऐसे वाक्यों से भी हम, ऐसे नियम से भी ऐसे वाक्यों का अनुवाद कर सकते हैं। इसकी बनावट देखें, कुछ इस प्रकार होती है। अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं है। अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं है। तो बच्चों अगर पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन काम हो रहा है, तो आप कहेंगे पढ़ने का काम हो रहा है। पढ़ने का काम कर कौन रहा है, तो आप कहेंगे तो पता ही नहीं है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी पढ़ने वाले का कहीं नाम तो दिया नहीं है कि कौन अंग्रेजी पढ़ रहा है। यानी हम मान सकते हैं कि द सब्जेक्ट इज नॉट विजिबल इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, एक्टर या डोवर इज नॉट क्लियर इन दिस सेंटेंस, सो वी कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू बाय यूजिंग इट। और कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। तो अंग्रेजी पढ़ना आसान है, तो ऐसी अवस्था में आपको ट्रांसलेट करना होगा इट इज़ नॉट ईजी। ईजी माने आसान होता है, जानते हैं। इट इज़ नॉट ईजी। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, इस वाक्य में जो क्रिया आती है उसके पहले हमें टू लगाना पड़ता है, जिसको ग्रामर से इन्फिनेटिव कहा जाएगा। आपको आगे जानकारी दी जाएगी जब कभी इन्फिनेटिव पढ़ाएंगे। तो इट इज़ नॉट ईजी टू रीड, पढ़ना के पहले टू लगाया गया, टू रीड, और अंत में हो जाएगा इंग्लिश।
इट इज़ नॉट ईजी टू रीड इंग्लिश, यानी अंग्रेजी पढ़ना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू रीड इंग्लिश, इसका ट्रांसलेट बना। ऐसे और वाक्य देख लीजिए, दूसरों को गाली देना अच्छी आदत नहीं है। दूसरों को गाली देना अच्छी आदत नहीं है, तो यहाँ भी वही चीज़, इट इज़ नॉट, अच्छी आदत का हो जाएगा गुड हैबिट। इट इज़ नॉट गुड हैबिट टू एब्यूज, एब्यूज माने होता है गाली देना। इट इज़ नॉट गुड हैबिट टू एब्यूज अदर्स, अदर्स माने दूसरों होता है। इट इज़ नॉट गुड हैबिट टू एब्यूज अदर्स, यानी आपके समझ में आ रहा होगा कि जब किसी वाक्य में कर्ता स्पष्ट नहीं होता है तो हम वहाँ इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसी वाक्य में देखिए, पढ़ने वाला क्लियर नहीं था कौन पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन गाली दे रहा है ये नहीं पता है, तो ऐसी अवस्था में हमें इट का प्रयोग करना पड़ा है। बच्चों यहाँ एक चीज़ और बता दी, जो इट लगता है यह इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। कार्य तो करता है, किसी कर्ता के स्थान पर हम इसको प्रयोग तो कर देते हैं, लेकिन ये एक्चुअल कर्ता होता नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ता है ही नहीं। तो इट इज़ नॉट गुड हैबिट टू एब्यूज अदर्स। कुछ और वाक्य प्रश्नवाचक देख लेते हैं। क्या नदी में तैरना खतरनाक है? क्या नदी में तैरना खतरनाक है? तो हम चूंकि क्या पहले है तो इज पहले कर देंगे। इज इट नॉट, अच्छा नॉट नहीं है, इज इट डेंजरस, DANGEROUS, इज इट डेंजरस, तैरना, तैरना में ना लगा है तो टू लगा दीजिए, टू स्विम, और नदी में तो इन द रिवर, इन द रिवर। पूरा वाक्य आपका बन गया, इज इट डेंजरस टू स्विम इन द रिवर। यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो आपके समझ में लगभग आ गया होगा कि जिन वाक्यों में कर्ता सुलभ नहीं होते हैं वहाँ भी हम इट का प्रयोग करते हैं। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए भी बच्चों इट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से समझें, निर्जीव वस्तुओं के लिए कैसे इट का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाए, मेरे पास एक कलम है, यह है नया है। मेरे पास एक कलम है, यह नया है। तो जब आपको हैव का प्रयोग पढ़ाएंगे तो ये वाक्य हैव से बनेगा, आई हैव ए पेन। अब देखिए, यह नया है, यह शब्द किसके लिए यूज़ किया गया? इसी कलम के लिए। और कलम एक निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु को हम कर्ता के रूप में यूज करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे इट इज न्यू। मेरे पास एक कलम है, यह नया है, इसका अनुवाद हुआ आई हैव ए पेन, इट इज न्यू। यानी यह भी निष्कर्ष निकला कि जब भी हम सजीव कर्ता के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो ही लगाते हैं, सी लगाते हैं, दे लगाते हैं, लेकिन जब वो निर्जीव होता है तब वहाँ हम इट का प्रयोग करते हैं। लेकिन केवल सिंगुलर के लिए, अगर प्लूरल होगा तब इट नहीं लगेगा, तब आपका दे लगेगा। नेक्स्ट वाक्य देखें, मैंने एक ट्रेन देखा, मैंने एक ट्रेन देखा, वह चल रही थी, वह चल रही थी। तो ये जो वह शब्द यूज किया गया इसे ट्रेन के लिए, और ट्रेन एक निर्जीव वस्तु है, तो आपका अनुवाद बन जाएगा आई सॉ ए ट्रेन, वह चल रही थी तो इट वाज रनिंग।
इट वाज रनिंग, मैंने एक ट्रेन देखा, आई सा ए ट्रेन, इट वाज रनिंग। अगर ट्रेन के स्थान पर कोई पुरुष देखे होते आप, किसी महिला को देखे होते, तो वहाँ इट के स्थान पर या तो ही हो जाता या सी हो जाता। चूँकि ट्रेन एक निर्जीव वस्तु है, इसलिए हमने इसके लिए इट का प्रयोग आपसे करवाया है। आइए इट के प्रयोग में हम छठवां पॉइंट देखते हैं। आपका जो छठवां पॉइंट है, लिंग स्पष्ट ना होने पर, लिंग स्पष्ट ना होने पर, यानी किसी वाक्य में अगर किसी कर्ता का जेंडर स्पष्ट नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, तो वहाँ भी हमको इट का ही प्रयोग करना होता है, उसके लिए और कोई प्रोनाउन उचित नहीं पड़ता है। जैसे मैंने एक बच्चा देखा, मैंने एक बच्चा देखा, वह रो रहा था, वह रो रहा था। मैंने एक बच्चा देखा, वह रो रहा था, तो आप लिखेंगे आई सा ए चाइल्ड, आई सा ए चाइल्ड, अब फुल स्टॉप। अब ये जो वह शब्द है उसी बच्चे के लिए, अब बच्चा मेल है या फीमेल है ये नहीं पता है, तो ऐसी अवस्था में हमें इट का प्रयोग करना होगा। अगर बच्चा मेल होता तो हम ही लगाते, अगर फीमेल होता तो हम सी लगाते। यहाँ न मेल पता है न फीमेल पता है, ऐसी अवस्था में हम इट लिखेंगे। वह रो रहा था, तो इसका अनुवाद आपका बन जाएगा इट वाज ए क्राइंग, CRYING। मैंने एक बच्चा देखा, आई सा ए चाइल्ड, वह रो रहा था, इट वाज वीपिंग या इट वाज क्राइंग। यहाँ इट के स्थान पर अगर ही या सी कर देते हैं तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती मानी जाएगी। एक वाक्य और देख लेते हैं। पेड़ पर एक चिड़िया है, पेड़ पर एक चिड़िया है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। तो पेड़ पर एक चिड़िया है, इसका अनुवाद इसका अनुवाद का तरीका आपको बताया जा चुका है कि इसमें देर का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, क्योंकि चिड़िया का हो ना पाया गया है एक पेड़ पर, तो हो जाएगा देयर वाज ए बर्ड ऑन न लिखो इन ए ट्री, देयर वाज बर्ड इन ए ट्री, फुल स्टॉप लगा दीजिए। वह बहुत सुंदर है, तो लिखेंगे इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आई होप 6 पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आपको 6वें पॉइंट की तरफ ले चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अगला पॉइंट जो आपका 7वां है, वो इट का जो 7वां प्रयोग है वो है कीड़े मकोड़ों के लिए, यानी जिन वाक्यों में कीड़े मकोड़ों का जिक्र हो और उनके लिए हमें प्रोनाउन यूज करना हो, तो वहाँ भी हमें इट का प्रयोग करना होता है। जैसे कमरे में एक सांप है, सांप को भी कीड़े मकोड़ों को ही श्रेणी में लाएंगे, रेप्टाइल की श्रेणी में से हम लाएंगे। तो कमरे में एक सांप है, वह बहुत जहरीला है, वह बहुत जहरीला है। अब इसका अनुवाद हमें बनाना है, तो कमरे में एक सांप है, तो इसमें देर का प्रयोग आप कर दीजिए, जैसा कि आपको बताया गया है। दे दीजिए स्नेक इन द रूम, देयर इज ए स्नेक इन द रूम, वो बहुत जहरीला है, तो हो जाएगा इट इज वेरी पॉइजनस, POISONOUS, इट इज़ वेरी पॉइजनस, ये बहुत जहरीला है, इसको स्मॉल ही लिखा जाए, इट इज़ वेरी पॉइजनस, यह बहुत जहरीला है। तो कहने का तात्पर्य कीड़े मकोड़ों के लिए भी हम प्रोनाउन इट का ही प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम इसके अगले पॉइंट पर आते हैं। 8वां पॉइंट होता है, 8वां पॉइंट है कर्ता पर दबाव होने पर,
कर्ता पर दबाव होने पर। बच्चों ये पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इस वाक्य में अक्सर आप लोग गलतियाँ कर जाते हैं। तो देखें, कर्ता पर दबाव होने पर इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है, मैं ही हूँ जो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। मैं ही हूँ जो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों इसका अनुवाद करने के लिए हमें इसको दो खंडों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक खंड तो हम यहाँ लिखेंगे मैं ही हूँ, इसका अनुवाद हो जाएगा आपका इट इज आई। अब आप कहेंगे आई के साथ कहाँ इज लग रहा है, तो आपको जानना चाहिए यहाँ जो इज लग रहा है वो आई के साथ नहीं है, वो इट के साथ है, इट इज आई। अब हमें अगले वाक्य में ये ध्यान देना है कि इस वाक्य में जो कर्ता है वो कौन है। तो कर्ता है जो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये जो ही करता है। और यह जो शब्द अपने लिए नहीं काम कर रहा है, किसी के लिए काम कर रहा है, और जो शब्द आई के लिए काम कर रहा है और ये करता है। यानी इस वाक्य में हम कह सकते हैं जो बराबर कर्ता, और किसके लिए? आई के लिए। जो बराबर करता है और ये आई के लिए है। तो आप एक चीज़ और जानिए कि ऐसे वाक्य में अगर सजीव कर्ता के लिए काम करवाना हो तो उसके लिए लगता है हु। सजीव कर्ता के लिए हु का प्रयोग करते हैं, सजीव कर्म के लिए हुम का प्रयोग करते हैं, और निर्जीव के लिए निर्जीव कर्ता या कर्म दोनों के लिए या तो हुच लगाते हैं WHICH, या हुच लगाते हैं या दैट लगाते हैं। अब इन सबको आपको जानना पड़ेगा, जब तक इनको नहीं जानेंगे ऐसे वाक्यों को बनाना थोड़ा सा कठिन होगा। मैं ही हूँ जो अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपने पता किया कि जो शब्द करता है और किसके लिए है? आई के लिए है। और आई तो हमेशा एक सजीव होगा, किसी कुर्सी को तो आप आई कहेंगे नहीं, किसी पंखे को तो आप आई कहेंगे नहीं। तो ऐसी अवस्था में आई हो गया, ये जो शब्द हो गया सजीव कर्ता, और सजीव कर्ता के लिए आपको हु प्रयोग करना है। अब ध्यान दीजिए, हु के बाद हमें जो सहायक क्रिया लगानी है, पढ़ा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हु के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हु जिसके लिए काम कर रहा है उसके अनुसार सहायक क्रिया आपको उस टेंस की सेलेक्ट करनी है। तो हु काम कर रहा है आई के लिए, और आई के अनुसार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया लगती है आई एम, हु एम टीचिंग, और अंग्रेजी का हो जाएगा इंग्लिश। ये आपका पूरा वाक्य हो गया, इट इज आई हु आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगला देखिए, जहाँ हम इसको कर्म रूप में यूज कर रहे हैं, तुम ही हो जिसे हम पढ़ाएंगे। तुम ही हो जिसे हम पढ़ाएंगे। अब इस वाक्य में देख लीजिए, इतना तो बनाना आसान होगा, इट इज यू, इट इज यू। अब यहाँ देख लीजिए, जिसे हम पढ़ाएंगे, क्या इसमें कोई कर्ता है? तो आप कहेंगे यस, इसमें कर्ता है हम। तो जब एक कर्ता पहले से इस खंड में है तो इसको हम कर्ता नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कर्म। जिसे शब्द आपका कर्म हो जाएगा, और जिसे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? यू के लिए, यू भी सजीव है। अर्थात जिसे बराबर हो जाएगा सजीव कर्म, और सजीव कर्म के लिए आपको लगाना होता है हुम। अब हुम के बाद आपको कर्ता लिखना होगा वी। पढ़ाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो शैल का प्रयोग करते हुए क्रिया का मूल रूप लगा देंगे। तो आपका हो जाएगा इट इज यू हुम वी शैल टीच। कल भी है? अच्छा कल नहीं है। इट इज यू हुम वी शैल टीच। ऐसे वाक्यों को बनाना बच्चों थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप ढंग से देख लेंगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। किताबें ही हैं, किताबें ही हैं जो हमें ज्ञान देती हैं।
किताबें ही हैं जो हमें ज्ञान देती हैं। किताबें ही हैं, किताबें क्या हैं? निर्जीव है ना। और ये जो शब्द है उसी किताबों के लिए प्रयोग होना है, तो किताबें ही हैं, इसका अंग्रेजी हो जाएगा इट इज़ ए बुक्स। इट इज़ बुक्स जो हमें ज्ञान देती हैं। इस वाक्य में कर्ता क्या है? जो। हमें नहीं है, हमें तो कर्म है, इसको आप कर्ता बिल्कुल नहीं कहेंगे। कर्ता है जो, और जो शब्द प्रयोग किया गया है बुक के लिए, अर्थात जो बराबर निर्जीव कर्ता। और निर्जीव कर्ता के लिए आपने लिखा होगा हुच या दैट, यहाँ हुच लगा दीजिए। इट इज बुक्स है हुच, और प्रेजेंट इनफिनिट है तो देना में कोई यस नहीं लगाएंगे। हुच गिव हमें का हो जाएगा अस, और अंत में हो जाएगा नॉलेज। तो बच्चों आप लोगों को नॉलेज मिल गया होगा। इट का जो भी परिचय हो सकता था, जो भी जानकारी हो सकती थी, हमने आपसे साझा किया। आप लोगों ने बढ़िया से इसे अगर पढ़ा होगा तो आपको इट से संबंधित वाक्यों को ट्रांसलेट करने में कहीं कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कोशिश करिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम अगले वीडियो को डालने की कोशिश करें, और डालेंगे ये ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। अगला वीडियो हमारा अब कुछ फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपको हम मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।